बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत के साथ होंगे। बच्चे, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लेक्चर भी हमारा थर्ड है, जिसके अंदर हम लोग आयोनिक बॉन्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे, इससे पहले हम लोग केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं और हमने ये भी सीखा था कि केमिकल बॉन्ड कोई भी चीज़ बनाते क्यों है। अब केमिकल बॉन्ड बनाने की जो बेसिक वजह होती है वो ये होती है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। और कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है? जब उसकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी न किसी नोबल गैस की तरह हो जाती है। और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब अटेन होती है? जब कोई भी एलिमेंट या तो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है या फिर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इसके ऊपर हम लोग लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं। अब बच्चे, केमिकल बॉन्ड्स के अंदर जो सबसे पहला बॉन्ड होता है दैट इज़ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड, बेसिक मकसद बॉन्ड बनाने का कि एलिमेंट ने अपने आप को स्टेबल करना है। अब स्टेबल करने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकते हैं। उनमें से जो पहला तरीका है वो ये है, कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड। ये एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने लगेगा तो वो क्या करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो है वो दे देगा। ऐसा कब पॉसिबल है? बच्चे देखें, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास है सोडियम और एक हमारे पास है क्लोरीन। अगर तो आप लोगों ने अभी तक इनके एटॉमिक नंबर याद नहीं किए तो बच्चे, 9th क्लास की केमिस्ट्री को समझने के लिए एटलीस्ट आप लोगों को पहले जो 20 एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए अच्छी तरह से। अब जो सोडियम है इसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम लोग इन 11 एटॉमिक नंबर की बिना के ऊपर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो हमने कहा था कि जितने एटॉमिक नंबर हैं, एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, और जितने किसी भी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें प्रोटॉन 11, और अगर प्रोटॉन 11 है तो बच्चे इसके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 11 हैं। आप लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर शेल के अंदर अरेंज करते हैं, हमारे पास जो सोडियम का पहला शेल है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और तीसरे शेल के अंदर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन के पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और उससे नेक्स्ट शेल के अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तब टोटल इनके 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब बच्चे, सोडियम, इसके आखिरी शेल के अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। ना ये सोडियम स्टेबल है और ना ही ये क्लोरीन स्टेबल है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे। तो बच्चे, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर क्या करते हैं कि ये जो सोडियम है, सोडियम के आखिरी शेल के अंदर, जिसको आप लोग वैलेंस शेल का नाम भी देते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, आगे आने वाले तमाम लेक्चर्स के अंदर बार बार आएगी। किसी भी एलिमेंट का जो सबसे आखिरी शेल होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल का नाम दे रहे होते हैं। अब सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? बच्चे देखिए, इसने अगर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि वो या तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या फिर वो क्या कर ले, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। आप लोग खुद से वीडियो को थोड़ा सा रोक के ज़रा सोचें कि एक एलिमेंट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होगा या 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करना आसान होगा। तो बच्चे, इसके लिए जो पॉसिबल चीज़ है, जो एनर्जेटिकली फेवरेबल चीज़ होगी वो ये होगी कि वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। तो जो सोडियम है वो क्या करेगा, वो इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़। और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से निकल जाएगा तो बच्चे फिर ये जो शेल होगा ये भी मुकम्मल तौर पर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। और जब ये शेल ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसके पास 2 शेल बचेंगे, और जो नीचे वाला शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट क्या कर लेता है? कंप्लीट कर लेता है, और ये अटेन कर लेता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस दैट इज़। अब बच्चे, 10 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। अगर आप लोगों को पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद हो तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हमारे पास नियोन एक ऐसी नोबल गैस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है। तो जो सोडियम है, पहले ये स्टेबल नहीं था, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। ये क्या करता है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके आखिरी शेल में बच के 8 इलेक्ट्रॉन, इसने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब बच्चे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने जो लूज़ किया ये कहाँ पर जाएगा? अब
सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके पास अगर क्लोरीन मौजूद है, देखिए क्लोरीन के वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये जो सोडियम जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है वही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चर कर लेता है, कौन? क्लोरीन। तो हम लोग बोलेंगे कि जो क्लोरीन है इट गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी हैं, जब ये एक इलेक्ट्रॉन मज़ीद ले लेगा तो इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो 8 हो जाएंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि इट कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इसने भी अपना ऑक्टेट क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। और बच्चे जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो ये कन्फर्म बात है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी न किसी नोबल गैस की तरह हो जाती है। लेकिन अब ये कौन सी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है? तो पहले इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो नोबल गैस आर्गॉन के पास हैं, वो मौजूद होते हैं। तो बच्चे यहाँ तक चीज़ को समझें कि दो एटम्स थे, एक सोडियम था एक क्लोरीन था। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी था, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम था। तो सोडियम ने ट्रांसफ़र कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम स्टेबल हो गया, और जो उसने इलेक्ट्रॉन निकाला वो क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन भी अपने आप को क्या कर लेता है? स्टेबल कर लेता है। अब यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने समझनी है वो ये हैं कि जो सोडियम है, सोडियम ने किया इलेक्ट्रॉन को लूज़। बच्चे याद रखिएगा, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज, और जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज़ द नेगेटिव चार्ज। इसको इसी तरह से समझ लें कि अगर कोई मांगने वाला आता है तो जो पर्सन दे रहा होता है वो सखी होता है, वो पॉजिटिव पर्सन है। तो जब कोई भी एलिमेंट इसी तरह से आप लोग समझ लें कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव पर्सन है। और जो मांगने वाला है उसको अगर आप लोग नेगेटिव सेंस के अंदर लेकर जाएं कि वो मांग रहा है, वो एक नेगेटिव चीज़ कर रहा है, तो इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर आप लोग समझ लें कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो डेफिनेशन दोबारा से देख लें, एन आयनिक बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड जो कि बना कब? जब कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। और मकसद क्या था? टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करना क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है वो अपने आप को इसी तरह से स्टेबल करना चाहता है। अब बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से भी अगर आप लोग देखें कि जो बॉन्डिंग है उसके अंदर पार्टिसिपेट कौन से इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं? यहाँ पर अगर सोडियम की बात करें तो उसके वैलेंस शेल का ये जो एक इलेक्ट्रॉन था इसने पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह से क्लोरीन का ये जो लास्ट शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, उसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया तो उसने बॉन्डिंग के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जैसे बच्चे आप लोगों को इस डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो सोडियम था इसके आखिरी शेल के अंदर था एक इलेक्ट्रॉन, जबकि क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बच्चे इस तरह से जब एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर ले तो आपके पास दो तरह के आइंस बन जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज आइंस जैसा कि इस केस में हमारे पास सोडियम है, और एक नेगेटिवली चार्ज आयन बनेगा जैसा कि इस केस में हमारे पास क्लोराइड आयन है। अब ये जो ऑपोजिटली चार्ज आइंस हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड नोन एज द आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चे याद रखना है, ये बेसिक एक रूल है कि हमेशा जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब भी सिमिलर चार्जेस होंगे मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव सामने आ जाएं या नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे के सामने आ जाएं तो ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी चीज़ के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आप लोगों को डायग्राम के अंदर नज़र भी आ रहा है कि दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस की वजह से फोर्स बनती है, और ये जो फोर्स बनती है, जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड को हम लोग नाम दे रहे हैं आयनिक बॉन्ड का, या फिर इसी का दूसरा नेम होगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड द आयोनिक कंपाउंड्स। और इस आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, जैसे Na ने सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया,
और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, आपके पास NaCl बना, सोडियम क्लोराइड, जो आप लोगों के घरों में खाने का जो नमक इस्तेमाल होता है उसका फार्मूला भी सोडियम क्लोराइड है। इसी सोडियम क्लोराइड को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है दैट इज़ द आयोनिक बॉन्ड। बच्चे अगर हम लोग इसकी मज़ीद एग्जांपल देखें तो आपकी बुक लिखती है कि सोडियम और फ्लोरीन ये भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं बाय द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम और फ्लोरीन को अगर आप लोग देखें बच्चे, सोडियम के पहले शेल के अंदर थे 2 इलेक्ट्रॉन, उससे नेक्स्ट शेल के अंदर हैं 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि जो सबसे लास्ट शेल होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोडियम क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, फ्लोरीन के पास। जब 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास जाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जुड़ जाएंगे, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड का नाम देंगे। इसी तरह से सोडियम और ब्रोमीन, अब सोडियम के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के आखिरी शेल के अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देंगे आयोनिक बॉन्ड। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है आयनिक बॉन्ड को लेकर। इसी के अगर एक और एग्जांपल डिस्कस करें दैट इज़ CaCl2। अब बच्चे Ca कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। अगर आप लोग इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैल्शियम के पहले शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर 2, उससे नेक्स्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर 8, और उससे नेक्स्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर 8, और सबसे लास्ट शेल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पास हैं 2। इसका मतलब जो कैल्शियम है इसके आखिरी शेल के अंदर हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा। लेकिन बच्चे इसके साथ है क्लोरीन। लास्ट स्लाइड के ऊपर भी आपको बता चुका कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेक्स्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उससे नेक्स्ट शेल के अंदर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7। इसको तो अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो कैल्शियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, तो इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस क्लोरीन के पास आएगा, और इसी तरह से एक और क्लोरीन इसके पास आएगा जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो एक कैल्शियम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है वो दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन के पास जाता है, और इस तरह से एक कैल्शियम जो है वो 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन करने की सलाहियत रखता है। अब बच्चे देखें, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एक क्लोरीन के पास चला जाता है। चूँकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, इस वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, और हर एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस वजह से इसके ऊपर -1 और -1 चार्ज आ जाता है। तो ओवरऑल +2 चार्ज है, और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो +2 और -2 याद रखना है। आयनिक कंपाउंड ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। आगे जाकर आप लोग आयनिक कंपाउंड और न्यूट्रल कंपाउंड में डिफरेंस भी देखेंगे, तो उसके अंदर भी ये बात क्लियर कट लिखी हुई है। होप सो कि बच्चे आप लोगों को आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। स्टिल एनी कन्फ्यूजन तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।